हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने जूरिस्प्रूडेंस की और टॉट की काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी देखिए। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्पेशल टॉट का, डेफेमेशन का टॉपिक। इससे पहले स्पेशल टॉट में हमने न्यूसेंस एंड नेग्लिजेंस को भी कवर किया है। आज डेफेमेशन को देखते हैं। इसमें हम डेफेमेशन में कौन कौन सी हेडिंग्स कवर करेंगे, डेफेमेशन की इंट्रोडक्शन देखेंगे, लाइबल और स्लैंडर में डिफरेंस देखेंगे, एलिमेंट ऑफ डेफेमेशन देखेंगे, मेजर्स ऑफ डैमेज इन डेफेमेटरी पब्लिकेशंस, डेफेमेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिफेंसेस, सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेफामेशन। अ मैन्स रेप्यूटेशन इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी एंड एवरी मैन हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज रेप्यूटेशन। जो रेप्यूटेशन होती है वो उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। कोई किसी इंसान की रेप्यूटेशन ही नहीं है तो उसके पास चाहे कितना पैसा हो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। तो और हर एक इंसान को राइट है अपनी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने का। दिस राइट इज एक्नॉलेज्ड एज एन इनहेरेंट पर्सनल राइट एंड इज अ जस्ट इन रेम, that is a right good against all person in the world. राइट जसन रेम है। जसन रेम का मतलब क्या होता है? पब्लिक एंड लार्ज के अगेंस्ट उसको राइट है कि वो अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। डेफेमेशन रेफर्स टू एनी ओरल और रिटन स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन विच डैमेजेस द रेप्यूटेशन ऑफ अनदर पर्सन। डेफेमेशन क्या कहती है? या तो ओरल होगी या रिटन स्टेटमेंट होगी। कोई एक पर्सन जो ओरल या रिटन स्टेटमेंट देता है जिससे क्या होता है? डैमेज होती है दूसरे पर्सन की, सामने वाले पर्सन की रेप्यूटेशन डैमेज होती है। एज पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, डेफेमेशन मीन्स द ऑफेंस ऑफ इंजरी a person's character, fame or reputation by false or malicious statement. Offense of injury a person's character, किसी एक पर्सन के कैरेक्टर को हर्ट करने वाला कुछ एक सेंटेंस दे देना, उसके फेम को हर्ट करने वाला या उसकी रेपुटेशन को बाय फॉल्स और मेलिसियस स्टेटमेंट, जो झूठी होगी या फिर वो किसी गलत भावना से, मेलिसियस मतलब गलत भावना से दी गई स्टेटमेंट होगी। इफ द स्टेटमेंट मेड इज रिटन एंड इज पब्लिश्ड, अगर जो स्टेटमेंट है वो रिटन है और पब्लिश करवा दी है तो वो क्या है? लाइबल हो जाता है। और अगर जो है वो सिर्फ स्पोकन है, ओरल है, तो वो स्लेंडर होती है। ठीक है, अब इसके साथ हम लाइबल एंड स्लैंडर के अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। लाइबल, जैसे कि मैंने बताया कि लाइबल जो भी रिटन में आ जाती है या पब्लिश स्टेटमेंट होती है वो लाइबल हो जाती है। जो स्लैंडर, ऐसे स्लैंडर, ऐसे स्पोकन, तो जो भी चीज बोली गई है वो स्लैंडर में रहेगी, जो ओरल रहेगी ओनली। ठीक है, तो लाइबल क्या? इट इज एड्रेस टू द आईज एंड स्लैंडर इट इज एड्रेस टू द ईयर। सीधी सी बात है, लिखी गई है तो आंखें पढ़ेंगी, बोली गई है तो कान सुनेंगे। The defamatory statement is made in some permanent and visible form, such as written, printing, pictures and effigies. जो ये है रिटन स्टेटमेंट, कोई ऐसा परमानेंट और विजिबल फॉर्म है जो दिख रही है। बोलने के बाद क्या है? बात को कोई उसका कुछ बना बनाया स्वरूप नहीं होता है, लेकिन कोई चीज अगर लिख दी है, पब्लिश हो गई है, तो वो परमानेंट हो गई है, विजिबल है, दिख रही है। सच एज रिटन, राइटिंग, कुछ लिख दिया है, प्रिंटिंग करवा दिया, या पिक्चर्स कोई बना दिया, या फिर जिसकी उसका पुतला बना दिया। स्लेंडर, द डेफेमेटरी स्टेटमेंट इज मेड बाय स्पोकन वर्ड्स और सम अदर ट्रांजिटरी फॉर्म, वेदर विजिबल और ऑडिबल। ठीक है, सच एज जेस्चर्स, हिसिंग और सच अदर थिंग्स। मतलब कोई किसी चीज का जेस्टर करना, किसी को मुंह चिढ़ाते हैं हम, हिसिंग, किसी के बारे में फुसफुसाहट करते हैं, या फिर कोई उसको हाथों से या किसी तरीके से उसको कुछ साइंस दिखाना, तो वो स्लैंडर में आ जाएगा। इट इज एन एक्शनेबल टॉट एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्या है? एक्शनेबल टॉट है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अगर आपने कहीं कुछ पब्लिश करवा दिया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। स्लैंडर जो होता है वो सिविल इंजरी ही होती है, सिविल केस में ही आता है, और कभी भी ये उसमें नहीं आता। कुछ कुछ केसेस के सिवा ये वैसे क्रिमिनल में नहीं आएगा। इट इज एक्शनेबल पर से, ये खुद में ही एक ऑफेंस है तो ये एक्शनेबल पर से है, खुद में ही एक ये क्राइम हो गया। विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज, इट इज एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज। इसके अंदर क्या है? स्लैंडर में उसको प्रूफ करना पड़ेगा, जो प्लेंटिफ है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये देखो, इसने जो डेफेमेशन दी है इससे मुझे तो डैमेज हुआ है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ डेफेमेशन देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? कोई एक डेफेमेशन होने के लिए कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब डेफेमेशन सीधी सी बात है, किसी को कुछ किसी के रेपुटेशन के बारे में कह दिया, लिख दिया, छाप दिया, बना दिया, वो डेफेमेशन हो जाती है। तो उसके लिए क्या होगा? देयर शुड बी अ स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, और वो जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ को डायरेक्ट
रेफर होनी चाहिए कि वो प्लेंटिफ के लिए ही कही गई है। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए मैं चल के डेफेमेशन का केस लेकर चल दूं, ऐसा नहीं होगा। द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी, और जो स्टेटमेंट है वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। प्लेंटिफ को रेफर तो करिए लेकिन डेफेमेटरी नहीं है तो वो इधर इसमें वो केस नहीं आएगा। द स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स, और जो स्टेटमेंट है उसका फॉल्स होना जरूरी है। अगर वो ट्रू हो जाएगी तो वो डेफेमेशन नहीं हो जाएगी, उसके बारे में वो फैक्ट हो जाएगी। द स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिविलेज, जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट से जो है उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर, द जो इंटेंशन है डिफेंडेंट की वो रॉन्ग डूअर उसकी डिफेंड इंटेंशन होना जरूरी है इसके अंदर। बिना इंटेंशन के वो डेफेमेशन कर ही नहीं सकता है। तो अब हमने जितने भी पॉइंट्स देखे थे एसेंशियल एलिमेंट्स के, उसको अब हम एक्सप्लेन में देख लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेडिंग्स अच्छे से लर्न करके जानी है। उसका जो मटेरियल है उसके अंदर लिखने वाला कंटेंट है वो सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी हम लिख सकते हैं, जिससे एक बार आपको समझ लेना है। बाकी ये जो मटेरियल मैंने दिया है वो सफिशिएंट होगा। द स्टेटमेंट शुड बी मेड, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अ स्टेटमेंट कैन बी मेड बाय वर्ड, इधर स्पोकन और रिटन, और बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। कुछ ना कुछ उसको साइन दिखा के, रिटन, स्पोकन, किसी तरीके से कुछ भी हो, बस स्टेटमेंट फॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए आस्क्ड हु स्टोल्स बीज डायमंड रिंग। ए ने पूछा कि भाई बी की डायमंड रिंग किसने चुराई है, और ए पॉइंट्स टू सी, सी को पॉइंट कर दिया, इंटेंडेड टू कॉज एवरीबडी टू बिलीव दैट सी स्टोल द डायमंड रिंग। और सी को इस तरीके से पॉइंट किया कि हर किसी को लगे कि सी ने ही चुराई है। तो ये क्या होगा, ए ने सी की डेफेमेशन कर दी सबके सामने। द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। द डेफेमेटरी स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन और द ट्रस्टीज ऑफ अ कंपनी। जो स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी प्लेंटिफ के खिलाफ ही होनी चाहिए, उसको रेफर करते हुए। द रेफरेंस में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब जो वो रेफरेंस है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड किसी भी तरीके से हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्लेंटिफ हैज टू मेंशन बाय नेम इफ ही कैन स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड। ये जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ का नाम लेके ही डेफामेशन की जा रही है, बस ऐसा होना चाहिए कि बाकी जो आसपास के लोग हैं वो समझ जाएं कि ये इसी के लिए है। द पर्सन रेफर्ड टू इन द डेफेमेटरी स्टेटमेंट कैन बी लिविंग और डेड। जिसको डेफेमेटरी स्टेटमेंट की जा रही है वो पर्सन जिंदा भी हो सकता है और वो डेड भी हो सकता है। However, defamation suit on behalf of a dead person can be filed only if the person filing the suit has an interest. अब एक और इस चीज में है कि डेफेमेशन अगर किसी डेड पर्सन की गई है तो भी सूट फाइल किया जा सकता है, बट जो पर्सन जो सूट फाइल करने जा रहा है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट, उसके अंदर वैलिड इंटरेस्ट होना जरूरी है। द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफेमेटरी। अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो स्टेटमेंट है वो डेफेमेटरी होनी जरूरी है। डेफेमेशन स्टार्ट्स विद someone making a statement, and any person who makes a defamatory statement can be held liable for the defamation. ठीक बात है। A defamatory statement tends to diminish the good opinion and that other hold about the person, and it has the tendency to make others look at him with a feeling of hatred, ridicule, फियर और डिसलाइक। अब देखो जो डेफामेटरी स्टेटमेंट है वो किस तरीके की है, ये बताया कि भाई बी तो मर्डरर है तो हर कोई बी को डर की भावना से देखेगा। ये बताएंगे बी तो चोर है तो हर कोई देखेगा कि ये बी तो चोर है तो उसे घृणा करेगा। तो जो डेफामेटरी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग बाकी जो लोगों का है उस बंदे के खिलाफ उस तरीके का ओपिनियन डेवलप हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम किसी को कहते हैं इसको ये तो हैबिचुअल ड्रंकेंड है, मतलब इसको तो बस दारू पीने की आदत है, तो वो इसके लिए एक डेफेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा अगर उसको ड्रिंक करने की आदत नहीं होगी तो। द स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। अब डेफेमेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेटमेंट उसने दी है डेफेमेटरी स्टेटमेंट उसका फॉल्स होना जरूरी है। अगर वो ट्रू होगी तो वो उस बंदे के लिए जिसके लिए कहा जा रहा है, जो प्लेंटिफ है यहाँ पे, उसके लिए तो वो फैक्ट हो जाएगी भाई। ठीक है। अगर चोर को चोर कहेंगे तो वो सही है ना, उसमें गलत क्या है, वो डेफेमेशन तो है नहीं। इसके बाद आता है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश। फॉर डेफेमेशन टू अकर द स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश। द स्टेटमेंट शुड बी कम्युनिकेटेड टू अ थर्ड पार्टी। देखिए मेरे दो बंदों के बीच में अगर कोई बात हो रही है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को गाली गलौज की है, उसको एक दूसरे को गलत लाइंस बोली है, कुछ भी किया है, वो डेफेमेशन में नहीं आएगा जब तक कोई तीसरा बंदा उसका गवाह नहीं हो कि हाँ ये इसने कहा था या फिर ये उसने सुना और फिर वो प्लेंटिफ के खिलाफ जो है उसको हेटर्ड या फिर फियर की भावना रखने लग गया। तो जब तक तीसरा बंदा नहीं होगा, पब्लिश नहीं होगा, किसी और जो दो बंदे हैं उन दोनों के प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के सिवा कोई और नहीं सुनता है तो वो डेफेमेशन नहीं होती है। द स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड।
In some cases the statement may be privileged, that is the person who has made the statement is protected from such liability. ऐसा होता है कि कई केसेस में डेफेमेशन की जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि वो जो बंदा डेफेमेशन कर रहा है उसका कोई ना कोई प्रिविलेज होता है वो स्टेटमेंट्स देने में. द इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर, अब इंटेंशन होती है उस बंदे की गलत काम करना. भाई सीधी सी बात है, किसी के लिए डेफेमेशन की बात कर रहे हैं तो उसको बदनाम करने के इंटेंशन से ही कर रहे हैं ना. द स्टेटमेंट मस्ट कॉज इंजरी, जो स्टेटमेंट है उससे उसकी रेप्यूटेशन को, उसके बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से या फिर उसके परिवार को कोई ना कोई हानि हो, डैमेज हो, तभी वो डेफामेटरी सेंटेंस हो, स्टेटमेंट होगा. अब हम डेफामेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. पब्लिकेशन बाय टू और मोर पर्सन. अब जो डेफामेशन है वो एक बंदा कर रहा है ये जरूरी नहीं है. हो सकता है दो तीन दोस्त मिलके किसी एक बंदे की डेफेमेशन कर रहे हो, एक साथ कह रहे हो नहीं तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही है, तो वो भी डेफेमेशन जो है वो टू और मोर पर्सन भी कर सकते हैं. व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टुगेदर टू राइट और अटर डेफामेटरी वर्ड्स टू अनदर, द वन ऑफ देम राइट्स और अटर द वर्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर हु हैव सो एग्रीड, all of them may be sued as a joint tort feasors provided the defamatory matter has been published to persons other than those who were acting together or the plaintiff. ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा लोग भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे सकते हैं. मान लो कि कोई दो तीन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है इसके लिए बोलते हैं और एक ही लिख रहा है उन सबके बिहाफ में, बस वो सब एग्री करें हाँ हाँ लिखिए तो ऐसा ही है, लिखिए तो ऐसा ही है, वो पब्लिश हो जाता है. एंड वो किसी और पार्टी प्लेंटिफ और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके सिवा किसी और के हाथ लग जाता है तो वो डेफेमेशन हो जाती है अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो. Repetition of the defamatory word. Generally, the person who first make a defamatory statement is not liable if the statement is republished by another person, even though he expressly state that he is reproducing what he has heard from the source. ठीक है. However, no person has the right to repeat a slanderous statement without any justification. कोई भी पर्सन को राइट नहीं है कि सुनी सुनाई बात, कहते हैं ना हम सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो, सुनने पे आगे दोबारा बोलना, जब तक उसको जस्टिफिकेशन नहीं है तुम्हारे पास उसको रिपीट करना गलत है. इफ अ पर्सन हु इज अवेयर दैट अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड स्टिल रिपीट्स और कम्युनिकेट्स इट फर्दर, देन ही कैन ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द डेफेमेशन. अगर उसको लगता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और फिर भी बार बार कम्युनिकेट की जा रही है, एक से दूसरे के कान में जा रही है, दूसरे के तीसरे कान में जा रही है, तो ये जो होगा ये सारे के सारे बंदे लाइबल हो जाएंगे डेफेमेशन के लिए. ठीक है. डेफेमेशन बाय ओमिशन. देयर मे बी अ पब्लिकेशन बाय omission. Failure of a defendant authorized and able to remove defamatory matter which is the work of another is publication by him. For example, if someone puts up a defamatory letter on the notice board of a club and the person in charge has not removed it with reasonable time, then he will be accountable. ठीक है. मान लो कि किसी एक बंदे ने कहीं नोटिस बोर्ड पे लगा दिया फलाने बंदा ऐसा है, और जो वो इंचार्ज है जो नोटिस बोर्ड की देखरेख करता है, जिसके पास अधिकार है नोटिस बोर्ड पे कुछ भी हटाने का कुछ भी लगाने का, वो स्टेटमेंट को एक रीजनेबल टाइम में नहीं हटा लेता है तो वो बंदा भी उस चीज के लिए लायबल हो जाएगा. ठीक है. मेजर्स ऑफ डैमेजेस इन डेफेमेटरी पब्लिकेशन. अब देख लेते हैं कि जो कोर्ट है वो किन किन चीजों को कंसीडर करती है कंपनसेशन इन अ डेफेमेटरी पब्लिकेशन, जो देखेगी कि डिसाइड करेगी कंपनसेशन क्या है. द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ, his position and standing in society, the nature of libel, the absence or refusal of any retraction or apology of libel, the whole conduct of the defendant from the date of publication of libel to the date of the decree. ठीक है. ये सारे हमको लर्न रखने हैं, याद रखने हैं. इन Gorantala Venkateshwaralu versus B. Demudu, ये केस था. The respondent was the bank officer and was sent on deputation to work as a managing director of cooperative society. The appellant, the president of society, sent a complaint to the bank alleging that the respondent had illicit connection with ladies with affected the image of the society during his tenure as the managing director. उसने उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया कि भाई इसका तो कई सारी लेडीज के साथ कोई ना कोई रिलेशन है जो उसके पोजीशन पे इफेक्ट कर रहा था. द रेस्पोंडेंट सेंड अ रिप्लाई डिनाइंग द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम. रेस्पोंडेंट ने रिप्लाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो सब बकवास की बात है. द ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक कंडक्टेड एन इंक्वायरी एंड फाउंड आउट
that the allegation were false and were made only with a view to see that the respondent is not deputed to inspect the affair of the society. ठीक है, वो देखा गया कि वो बस इसलिए दिया गया ताकि वो उसके कामों को इफेक्ट कर सके. द respondent filed a suit of defamation claiming damages of rupees 20,000. The court held that the allegation were per se defamatory. भाई ये तो सीधे सीधे दिख ही रहा एलिगेशन है, ठीक है. एंड द appellant was liable to pay the damages. और appellant जिसने defamation किया था उसको भाई देना पड़ेगा damages. तो अब हम देख लेते हैं defamation versus freedom of speech. फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल 19 हमें हमें फंडामेंटल राइट देता है किस चीज का? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर इसके ऊपर कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन आती है कि भाई बोलो लेकिन ऐसा मत बोलो कि सामने वाले को हर्ट कर जाओ, ठीक है. द क्वेश्चन दैट अराइजेस वेदर लाइबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ डेफामेशन इज अ वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. कह रहा है कि क्या जो ये लाइबिलिटी अराइज हो रही है ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए वायलेशन है? As we know that there is no specific fundamental right to privacy. हमें पता है कि कोई भी specific fundamental right to privacy नहीं है. The judicial interpretation includes it as a dimension of the right to life and liberty guaranteed under article 21. आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है, किसकी? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, ठीक है. तो जो राइट टू रिप्यूटेशन है वो इसी के अंडर ही फॉल करता है. अब एक केस है श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें जो पिटिशनर थी उसने कहा कि सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये आगे चल के आपके सिलेबस में कवर होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इसमें इसने बोला कि ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें जब आर्ग्यूमेंट्स हुए तो कोर्ट ने क्या कहा कि जो 16A ऑफ ITA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है बी अ वेज, धुंधला है वो, एंड इनवैलिडेटेड इट ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और उसको फिर खारिज कर दिया गया, उसको बोला कि अब इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये जो है वायलेशन कर रहा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. अब हम डिफेंसेस देख लेते हैं अगेंस्ट डेफेमेशन का. क्या हुआ था? हमारी बात हुई थी अगर कोई डिस्प्यूट आता है दो पार्टीज के बीच में तो डिफेंडेंट को कुछ ना कुछ डिफेंसेस मिलते हैं जिसके अंदर वो अपना पॉइंट रख के प्रूव हो सकता है राइट और लाइबिलिटी से बच सकता है. वही डिफेंसेस क्या होते हैं अब वो डेफेमेशन के केस में हम देखते हैं. जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ, फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, कंसेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, द एक्यूजेशन मेड इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन और सेंस्योर पास्ड इन गुड फेथ बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी. ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं. सबसे पहला आता है जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ. भाई वो कह रहे हैं कि अगर जो भी बोला है आपने, जो प्लेंटिफ कह रहे डेफेमेटरी स्टेटमेंट है, अगर वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है कि डेफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं है तो प्रूफ कर दो कि वो ट्रुथ है भाई उस बंदे के बारे में, वो सच्चाई है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला. ट्रूथ इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, ये तो मस्ट डिफेंस है. इफ द स्टेटमेंट मेड इज ऑथेंटिक देन इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डेफेमेशन. द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिफेंडेंट हु इज क्लेमिंग द डिफेंस. अब जिसमें बर्डन, जब डिफेंस कोई ले रहा होता है तो वो डिफेंडेंट ले रहा होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी डिफेंडेंट के ऊपर ही आता है कि भाई ये कह रहा है ये तो डेफेमेशन है मगर ये तो सच है, इसके बारे में इससे पूछ लो उससे पूछ लो तो सच है. फॉर इंस्टेंस एक्स मेक्स अ स्टेटमेंट इन एन इंटरव्यू अबाउट वाई, क्या कहते हुए कि कहता है कि जो वाई है वो गैम्बलिंग करता है, तो वाई क्या करता है, सूट के फाइल कर देता है. एक्स, if x is able to justify or prove it that y's claim will be dismissed. अगर x प्रूफ कर ले जाए कि y वाकई में जुआ खेलता है तो x जो होगा वो फ्री हो जाएगा डेफेमेशन के लाइबिलिटी से. ठीक है, इसके बाद फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट. वो बोले कि भाई मेरा तो काम ही फेयर और बोनाफाइड कमेंट्स करना है. मेरा तो एक, जैसे कि अगर आप देख रहे हो आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उन चैनल के लिए रोस्टर चैनल्स बन जाते हैं. वो रोस्टर चैनल्स क्या करते हैं, उनके बारे में अच्छी बातें, उनके बारे में बुरी बातें, ये सब निकाल निकाल के लाते हैं और उनको रोस्ट करते हैं. तो उनका क्या है, वो बोनाफाइड कमेंट्स कर रहे हैं, फेयर कमेंट्स कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं. अब आपने अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक कर रखी है, आप अपने कंटेंट को पब्लिकली शो कर रहे हो, तो लोगों का काम है उसके अंदर वो गलतियां निकालेंगे. अगर आपको गलतियां नहीं निकलवानी है तो आप उसको प्राइवेट रखो. ठीक है. कंसेंट, इफ द प्लेंटिफ कंसेंट्स टू द स्टेटमेंट मेड देन देयर इज नो डेफेमेशन. अगर प्लेंटिफ ही ने ही स्टेटमेंट दे दी है
कंसेंट दे दी है स्टेटमेंट के लिए, तो डेफेमेशन का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. द कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ गिव्स एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू द पब्लिशर. इट इज इमटेरियल वेदर द प्लेंटिफ न्यू दैट द इंफॉर्मेशन अप्रूव्ड फॉर पब्लिकेशन वाज डिफेमेटरी और नॉट. ठीक है, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेंटिफ को बाद में पता लगा कि भाई इसने तो मेरे रेपुटेशन पे इतना हार्म कर दिया, नो मैटर, तुमने पहले कंसेंट दिया था, अब तुम खुद ही भुगतने के लिए हो. अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन. इफ द स्टेटमेंट मेड इन एन ओपिनियन एंड नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. वो कह रहा है कि ये मेरा ओपिनियन है. जैसे कि किसी एक मूवी को देखने के लिए हम जाते हैं तो ये मेरा ओपिनियन है कि ये मूवी जो है, जो रिलेटेड टॉपिक है वो उससे मैच नहीं हुई भाई. अब हम कह देते हैं कि भाई फलानी मूवी बनी थी उस राजा के लिए, लेकिन उसने क्या इतना सा दिखा दिया उस राजा के बारे में, मतलब मजा नहीं आया. इस टाइप से अगर कमेंट्स आते हैं तो वो क्या होता है, वो ओपिनियन होते हैं, वो मेरी अपनी ओपिनियन है. ठीक है, तो इसको ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होगी. द एक्यूजेशन मेड इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन. एन एक्यूजेशन मेड इन गुड फेथ अगेंस्ट द पर्सन हु हैज लॉफुल अथॉरिटी ओवर द पर्सन इज नॉट अ डेफेमेशन. जो जैसे कि उसका ऑथराइज्ड पर्सन है तो वो डेफेमेशन में काउंट नहीं होगा. इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कोई टीचर है, अगर टीचर किसी बच्चे के बारे में कोई स्टेटमेंट देती है तो वो टीचर जो है ऑथराइज्ड पर्सन है उस बच्चे के लिए स्टेटमेंट उसके मम्मी पापा को देने के लिए, तो वो उस बच्चे की डेफेमेशन नहीं कर रही है. इसके बाद जो है ये कमेंट्स हैं वो जो है वो गुड फेथ में दिए जा रहे हैं और लॉफुल अथॉरिटी है उनके पास, ये भी सेम चीज आएगी. इट इज नॉट डेफेमेशन ऑफ अ पर्सन हैविंग ओवर अनदर अथॉरिटी ईदर कन्फर्ड बाय लॉ और अराइजिंग आउट ऑफ द लॉ फुल कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अनदर टू पास इन गुड फेथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ जज censoring the conduct of a witness or a banker censoring the cashier of his bank. ठीक है, तो ये भी डेफेमेशन की स्टेटमेंट्स नहीं होंगी. अब हम फटाफट से सिविल एंड क्रिमिनल डेफेमेशन के अंदर अंतर देख लेते हैं. सिविल डेफेमेशन और डेफेमेशन एज अ टॉर्ट, क्रिमिनल डेफेमेशन और डेफेमेशन एज अ क्राइम. जो सिविल डेफेमेशन है इसको डेफेमेशन एज अ टॉर्ट कहते हैं और क्रिमिनल को डेफेमेशन एज अ क्राइम कहते हैं. इसी के साथ ही ये क्या हो जाता है, सिविल तो सिविल रॉन्ग हो जाता है सिविल डेफेमेशन, और क्रिमिनल डेफेमेशन जो होता है ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है. ये बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, कंपाउंडेबल है, ये बाद की बातें हैं, बट ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बात खत्म. इसके बाद जब हम सिविल डेफेमेशन देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन टॉर्ट लॉ, an area of law which has no statute to define wrong and relies completely on case laws to define wrongs. ठीक है, और ये जो है ये सेक्शन 499 में दिया हुआ है, क्योंकि सीधी सी बात है आईपीसी अपना क्या है, कोडिफाइड लॉ है, तो इसके लिए एक प्रॉपर सेक्शन है कि डेफेमेशन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस सेक्शन 499 डील करेगा और इसकी जो पनिशमेंट होगी सेक्शन 500 डील करेगा. It provides reversal to the plaintiff by awarding damages in the form of monetary compensation from the accused. इसके अंदर monetary compensation मिलता है, इसके अंदर देखा जाएगा भाई monetary compensation मिल रहा है या क्या मिल रहा है. It seeks to punish the offender and send a message to the society not to commit such an offense इन फ्यूचर. ये इसका मेन काम, इसका मेन एजेंडा क्या होता है, उसको कंपनसेशन दिलवाना प्लेंटिफ को. सिविल डेफेमेशन का एजेंडा प्लेंटिफ को कंपनसेशन देना होता है. क्रिमिनल डेफेमेशन का एजेंडा प्लेंटिफ को तो मतलब क्या ही देगा, वो उसके साथ तो लॉस हो ही गया है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए एक मैसेज होता है कि दोबारा ऐसा ऑफेंस ना हो. डैमेजेस अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी सिविल केसेस में, एंड क्रिमिनल केसेस में डेफेमेशन नीड टू बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. जो सिविल डेफेमेशन है उसका सूट फाइल होगा सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल डेफेमेशन का कंप्लेंट फाइल होगा क्रिमिनल कोर्ट में. ठीक है, सिविल डेफेमेशन में मॉनेटरी डैमेजेस मिलेंगे, पैसा दिया जाएगा कंपनसेशन के तौर पे. इसके अंदर क्रिमिनल डेफेमेशन करने पर 2 साल की सजा तो है ही, जैसे कि आपको बताया सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, 2 साल की सजा है, फाइन है, या फिर दोनों भी दिए जा सकते हैं. केस टू केस वेरी करेगा डिग्री ऑफ द डैमेज में. अब लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं. कंक्लूजन वैसे बेस्ड ऑन द होल थ्योरी, आप कुछ भी लिख सकते हो, इसको प्रॉपर याद करने की समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. द डेफेमेशन लॉ सर्व्स द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम हैविंग देयर रेपुटेशन इंजर्ड रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट हिम. डेफेमेशन लॉ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लोगों को
उनके खिलाफ गलत स्टेटमेंट रिलीज किए जाने में, ठीक है। हाउएवर इट इज स्टिल इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज पीपल कैन मेक ट्रू स्टेटमेंट एंड गिव देयर ओपिनियंस। वो कह रहा है कि हाउएवर ये उससे थोड़ा सा तो अलग रहता ही है कि भाई किसी बंदे के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है, मगर वो ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए। दिस एरिया ऑफ लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट अ पर्सन's reputation from being hurt by preventing unfair speech. The Apex Court has stated in various cases that the ambit of freedom of speech and expression is sacrosanct, but it is not absolute. It also said that the right of life under Article 21, right of life and liberty, includes the right of reputation of a person and it cannot be violated at the cost of freedom of speech of another. अब मेरे पास स्पीच ऑफ अनदर है तो मैं दूसरे की जिंदगी को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, उसके राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को छीन नहीं सकती हूँ मैं। राइट टू रेप्यूटेशन वो कंटेन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट टू रेप्यूटेशन दे रहा है, तो मैं अगर उसका वायलेशन करूंगी तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार होंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। कोई कमेंट या सजेशन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।